नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत डिमांड आ रही थी बीएससी फाइनल ईयर और बीए फाइनल ईयर से कि मैम हिंदी की भाषा का पेपर है और हमें संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, या ये कह रहे हैं कि पूरा चैप्टर के बारे में एक बार सिर्फ रीड कर दीजिए। तो आज हम संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण, जो कि डॉक्टर योगेश अटल जी की रचना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बस जानकारी ही दूंगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना अभी समय नहीं है। फ़िलहाल कुछ बच्चे सिर्फ एक बार चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए उनके एक कह सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में जानते हैं। पशु जगत के अन्य प्राणियों से मानव की भिन्नता की सूचक है उसकी संस्कृति। प्रकृति ने मानव को ही कुछ ऐसे जैविकी वरदान दिए हैं जिससे वह स्वयं कुछ नया रच सके, अपने व्यवहार को बदल सके और अपने अनुभव और विचारों को भाषा के माध्यम से समाज के अन्य लोगों तक पहुंचा सके। मानव की इसी क्षमता के कारण प्रत्येक मानव समाज की अपनी विशिष्ट छवि है। उसके सदस्यों की अपनी अलग जीवन शैली है जो उनका जीवन निर्देशित करती है, पर जो स्वयं उसके पालनकर्ताओं द्वारा जाने अनजाने बदलती रहती है। किसी भी समाज की समूची जीवन शैली उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिलती है और बाद में आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होती रहती है। इसी सारी प्रक्रिया में संस्कृति के कई तत्व बने रहते हैं जो परंपरा बन जाते हैं। कई उपेक्षित हो जाते हैं या अपनी उपयोगिता खो देते हैं और कई नए तत्व जुड़ जाते हैं। ये नए तत्व समाज के सदस्यों द्वारा आविष्कृत हो सकते हैं या फिर बाहर से आयातित। इस प्रकार किसी भी समाज की संस्कृति किसी एक समय बिंदु पर न केवल अन्य समाजों की संस्कृति से भिन्न होती है, वरन स्वयं अपने अतीत के स्वरूप से भी भिन्न होती है। परंपरा और परिवर्तन सभी जीवन संस्कृतियों से अभिन्न अंग होते हैं। सांस्कृतिक विविधता मानव की व्यवस्था नहीं वरन विशेषता है। विश्व सभ्यता तो एक काल्पनिक सबोध है और वस्तुतः सारा विश्व विभिन्न संस्कृतियों का समागम है। पिछले 50-60 वर्षों से चले आधुनिकीकरण के प्रयासों से कई पुराने समाजों की संस्कृतियों में परिवर्तन की आंधियां तो चली, पर उन संस्कृतियों की अपनी पहचान बनी रही, उनके अस्तित्व को आँच नहीं आई। एक संस्कृति का सपना पूरा नहीं हो सका। आज सभी यह स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार एक निर्वहमान पर्यावरण के लिए जैविक विविधता अनिवार्य है, इसी प्रकार सांस्कृतिक विविधता भी सामाजिक और राष्ट्रीय विकास और एकीकरण के लिए अपरिहार्य है। संस्कृति मानव समाज का अभिन्न अंग है। प्रत्येक समाज, चाहे वह छोटा हो या विशाल, आधुनिक हो या आदिवासी, वर्तमान का हो या प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक, अपनी संस्कृति से ही परिभाषित होता है। उसी से उसकी स्वतंत्र पहचान बनती है। समाज में अपने आने वाला हर नया सदस्य जन्म से या प्रवास द्वारा उस समाज की संस्कृति में दीक्षित होता है और उसी के अनुरूप अपने को ढालता है। जन्म के समय हर शिशु मात्र एक पशु होता है। संस्कृति उसे संस्कार देती है और वह पशु से परिष्कृत और सामाजिक प्राणी बन जाता है। संस्कृति ही उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा, उसका भोजन, उसकी भावनाएं एवं मूल्य निर्धारित करती है। इस दृष्टि से संस्कृति अधिजैविक कही जा सकती है। यह सच है कि मानव की संस्कृति का सृष्टा है, पर इसकी यह सृष्टि इससे हटकर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लेती है। ध्यान योग्य बात यह है कि संस्कृति की सृष्टि कोई एक व्यक्तित्व नहीं कर सकता, न ही संस्कृति किसी एक काल बिंदु पर सहसा सृजित हो जाती है। संस्कृति उसके सदस्यों द्वारा निरंतर समृद्ध होती रहती है। उसकी अपनी एक गतिमयता है। वह एक नदी की भांति है जो अपने उद्गम से लेकर गंतव्य तक अपनी पहचान तो बनाए रखती है, पर मार्ग में लगातार कई चीजें पीछे छोड़ आती है और कई नई चीजें जोड़ती जाती है। समाज शास्त्रीय अर्थों में संस्कृति समाज द्वारा सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता का नाम है जो किसी समाज की विशिष्ट पहचान बनाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। व्यवहार प्रकार की ऐसी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखने में केवल मानव ही सक्षम है। वही ऐसा प्राणी है जिसके पास चिंतन योग्य मस्तिष्क है, स्मरण का सामर्थ्य है और ध्वनि विन्यास एवं शब्दोच्चारण की अद्भुत क्षमता है। इसलिए वह बोधगम्य प्रतीकों का निर्माण कर सकता है
और अपनी वाचा और लेखनी के माध्यम से औरों तक पहुंचा सकता है। आने वाली पीढ़ियां वर्षों से संचित अनुभवों को, कार्य करने के ढंग को तथा संगीत, नृत्य, साहित्य की विधाओं को समाज के बड़े बूढ़ों से सीखते हैं। लिखित समाजों में यह धरोहर पुस्तकों और दस्तावेज में संचित होती है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जो पीढ़ियों से चला आने वाला क्रम है वही परंपरा की संज्ञा पा लेता है, और उसमें जो कुछ नया जुड़ता है समाज से ही उद्भूत या अन्य समाजों से आयातित, वह नवाचार के रूप में आधुनिकता का अंग हो जाता है। और यहीं से नवाचार का प्रश्न बनता है। यह सही है कि संस्कृति प्रत्येक नवाचार को अपनी कसौटी पर नापती तौलती है और उसी के आधार पर उसका स्वीकार या तिरस्कार तय होता है। नवाचार के स्वीकार की इस प्रक्रिया के साथ साथ अब पुरानी परंपराओं को भी निरंतर समीक्षा होती रहती है। समय की परिस्थितियों के अनुसार उनका भी परिमार्जन और तिरस्कार होता रहता है। इस प्रकार किसी भी समय बिंदु पर कोई भी संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता की युक्ति युक्त सम्मिश्रण होती है। तो नवाचार से एक प्रश्न यहाँ पे बनता ही है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बोलचाल की भाषा में संस्कृति शब्द का उपयोग एक व्यापक अर्थ में नहीं जाता। संकीर्ण अर्थ में इसे केवल संभ्रांत वर्ग की जीवन शैली का पर्याय गिना जाता है। शास्त्रीय संगीत और नृत्य, साहित्य और कला, उच्च दार्शनिक सिद्धांत और मीमांसा ही संस्कृति का सूचक मान लिया जाता है। परिभाषा की संकीर्ण कसौटी पर खरी न उतरने वाली समाज के अनेकानेक बातों का असभ्य, अभद्र, असंस्कृत, देशज, ग्रामीण, पिछड़ी हुई आदि की संज्ञा दे दी जाती है। 18वीं-19वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं-19वीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों के उपनिषेधवादी दौर में इसी कसौटी पर गैर पाश्चात्य समाजों की संस्कृति विहीन और प्रिमिटिव की श्रेणी में रख दिया गया, ताकि तुलना में पाश्चात्य देश अपने को ऊंचा रख सके। मानव शास्त्र के अध्येताओं ने संस्कृति के इस उपनिवेशवादी भ्रम को तोड़ा। उन्होंने यह स्थापित किया कि कोई भी समाज संस्कृति विहीन नहीं होता। मानव शास्त्र की यह मान्यता रही कि संस्कृति तत्वों को अच्छा या बुरा कहना भ्रामक है, क्योंकि अच्छे या बुरे की परिभाषा संस्कृति परक होती है। जिसे एक संस्कृति वाला अच्छा मानते हैं तो वहीं दूसरी संस्कृति की मूल्य प्राणी के हिसाब से बुरा हो सकता है। उदाहरण के लिए शाकाहारिता को कुछ लोग पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं, अन्य शाकाहारी मांसाहारिता की बर्बरता की। वैसे ही मांसाहारी भी हर प्रकार का मांस नहीं खाते। जैसे मुसलमान सुअर के गोश्त से परहेज रखते हैं, तो पश्चिम के लोग कुत्ते के गोश्त से, कोरिया के लोग दोनों ही प्रकार के मांस खाते हैं। इसी प्रकार हिंदू मांसाहारी गौ मांस नहीं खाते। क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं, यह संस्कृति पर आधारित होता है, इसलिए इसका औचित्य भी संस्कृति ही निर्धारित करती है। तो संस्कृति पर भी यहाँ पे प्रश्न बनता है। अगला आगे हम देखते हैं, संस्कृति की समाज वैज्ञानिक परिभाषा समाजव्यापी होती है। संस्कृति समाज के हर पक्ष को छूती है। समाज में होने वाली विभिन्न अंतः क्रियाओं के अंचल एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। संस्कृति ही उन्हें जोड़ती है और समाज और राष्ट्र को एकता प्रदान करती है। संस्कृति समाज की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, राज्यतंत्र, धर्म और अंधविश्वास, साहित्य और कला आदि विभिन्न पक्षों का कुल योग ही नहीं होती। इन विभिन्न पक्षों को एक दूसरे के साथ वह जिस प्रकार की गूंथती और एकत्र करती है, उससे ही समाज की विशिष्ट छवि उभर कर आती है। यही कारण है कि समाज के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन समाज के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करते हैं। यदि समाज की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, शिक्षा व्यवस्था पर भी। यदि अप्रवासियों की संख्या बढ़ती है तो उसका प्रभाव न केवल शहरी विकास पर पड़ता है, वरन उस समुदाय की भाषा, रहन सहन, भोजन की पसंद आदि पर भी पड़ता है। यह जो अप्रवास का ही प्रतिफल है कि आज हमारे देश के कई धर्मों में मानने वाले लोग हैं। एक राष्ट्रभाषा होते हुए भी कई भाषाओं में बोलने वाले लोग हैं। भोजन के व्यंजनों में इतनी विविधता पाई जाती है और कई प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा व्यंजन अखिल भारतीय होते जा रहे हैं। दक्षिण भारत में हम बात करें, परंपरागत खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर को चाव से खाने वाले लोगों की संख्या उत्तर भारत में भी बढ़ रही है। यही हाल तंदूर में पकने वाले मूल रूप से पंजाबी व्यंजनों का है। तंदूरी रोटी और तंदूरी चिकन दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय है और विदेशों में भारतीय रेस्तरां की बात करें तो उसकी विशेषता बन गए हैं। इतालवी पिज्ज़ा,
स्पैगेटी का प्रचलन भी भारत में बढ़ रहा है। मैकडोनल्ड, कैंटकी फ्राइड चिकन, कोको कोला अब भारत में भी रहने वालों की पसंद बन गए हैं। कि इन नई चीज़ों के स्वीकार से ही भी परिवर्तनशील भारतीय संस्कृति के अंग बनते जा रहे हैं। संस्कृति को जब हम उसके व्यापक अर्थ में एक संबोध के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारा परिप्रेक्ष्य समाज वैज्ञानिक हो जाता है। इस दृष्टि से संस्कृतियों को धर्म का पर्याय नहीं गिना जा सकता। अन्य पक्षों की भांति धर्म भी संस्कृति का एक अंग मात्र है। बहुधर्मी समाजों की संस्कृति समन्वित संस्कृति होती है। जब हम संस्कृति बहुल समाज की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है ऐसी संस्कृति से जो अनेक उप संस्कृतियों का संगम होती है। उप संस्कृतियों के समागम और बाहर की संस्कृतियों से आयातित तत्वों का समागम भी सम्मिलित प्रक्रिया से ही संस्कृतियां विषम स्वरूप धारण कर लेती हैं। वैश्वीकरण के आज के दौर में यह प्रक्रिया संसार की सभी संस्कृतियों को प्रभावित कर रही है। परिवर्तनों के पर्यावरण में पहचान बनाए रखने की क्षमता की संस्कृति का समुत्थान शक्ति प्रदान करती है, उन्हें लचीला बनाती है। जो संस्कृतियां परिवर्तन का स्वागत नहीं करती वे टूट जाती है, उन्हें प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्रगति और परिवर्तन के स्रोत आभ्यंतरिक भी होते हैं और बाह्य भी। समाज के सदस्य भी परिवर्तन में योग देते हैं। बाहरी समाजों से भी परिवर्तन की प्रेरणाएं मिलती हैं। समाजों के आपसी संपर्क बढ़ने से उनमें बहुलता आने लगती है। बाहर से आकर बसे लोग धीरे धीरे अपने नए परिवेश के अनुकूल ढल जाते हैं और अपने अपनाए देश के संस्कृति के कई तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार इन लोगों की जीवन विधि का जो स्वरूप निखरता है उसमें अपने पूर्वज समाज और पोषद समाज की संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण होता है। मैं ऐसी उप संस्कृतियों को संधिविची संस्कृति का संज्ञा देता हूँ। संधिविची संस्कृति के बारे में भी प्रश्न बनता है तो आप ये जो संधिविची के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये आप लिख सकते हैं। अनेकों देशों में बसे हमारे भारतीय उन देशों में रहकर भी जिस भारतीय संस्कृति को जीते हैं वह भारतीय होकर भी हर देश में एक जैसी नहीं है। मलेशिया में वहाँ की मूल संस्कृति से प्रभावित हुई है तो अमेरिका में अमेरिकी संस्कृति से। पाश्चात्य देशों में पिछले 50 वर्षों में तथाकथित तृतीय विश्व में कई समाजों के लोग जाकर बसे हैं और वे ऐसे ही संधिविची संस्कृतियों प्रादेशिक आंदोलन हुए हैं। फिर भी इन बढ़ती अंतर प्रादेशिक अंतः क्रियाओं ने भारत में विभाजन की नई भीतियों को खड़ा होने से रोका है। संचार सूत्रों और आवागमन ने प्रदेशों के गवाक्षों को खोले रखा है। कोई भी प्रदेश एक भाषी नहीं है, कोई भी प्रदेश किसी एक संस्कृति या धर्म के लोगों को आक्रांत नहीं है। पूरे भारत में जिस प्रकार अनेकताएं पाई जाती हैं वैसे ही प्रत्येक प्रदेश के सामाजिक ढांचे से भी विविधताएं हैं। आर्थिक दृष्टि से भी विभिन्न प्रदेश अंतर्निर्भर है। प्रादेशिक स्वायत्तता या छोटे राज्यों की मांग भी देश की केंद्रीय सरकार से की जाती है जिस पर संसद निर्णय लेती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेशवाद पर चलने वाले सभी आंदोलन देश के लिए विघटनकारी नहीं होते। वस्तुतः प्रदेशवाद से देश में सहभागी राजनीतिक संस्कृति पनप रही है। भारत राष्ट्र निर्माण की अपनी प्रक्रिया में बहुत अंशों तक सफल रहा है। लड़खड़ाया अवश्य पर टूटा नहीं। भारत ने एक उभरती भारतीय संस्कृति की विविधता के मोतियों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। उसने परंपरा का पोषण किया है। वांछित परिवर्तन का स्वागत उसके सीमांतों पर द्वारपाल सजग है जो अभिसिप्त का सत्कार करते हैं और अवांछित का तिरस्कार। इस देश की विशाल संस्कृति की ढेरों उप संस्कृतियों में सहचार है। वे दीवारों में बंद नहीं है, उनके गवाक्ष खुले हैं। इसी से भारतीय संस्कृति सुसमृद्ध है, विकासमान है। वर्तमान विश्व की अनिवार्यताओं को झेलने में उसका सामर्थ्य बढ़ा है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में वह सक्षम है। सहिष्णुता और सामंजस्य की उसकी विशेषता का यह प्रतिफल है कि हमारी संस्कृति की भारतीय बरकरार है। तो इस तरह से ये पाठ्य है संस्कृति और राष्ट्रीयकरण। इसके बारे में प्रश्न ऐसे बनते हैं: मानव प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से कैसे भिन्न है? संस्कृति व परंपरा में क्या भेद है? सामाजिक और राष्ट्रीयकरण के लिए सांस्कृतिक विविधता अपरिहार्य कथन है, स्पष्ट करिए। किस दृष्टि से संस्कृति अधिजीवी कही जा सकती है? समाज शास्त्रीय अर्थों में संस्कृति के अर्थ को स्पष्ट करे। सांस्कृतिक तत्वों को अच्छा या बुरा कहना भ्रामक है, इस कथन पर मानव शास्त्र की क्या दृष्टि है? समाज के किसी भी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन समाज के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। तो आपको मैंने पूरे पाठ्यक्रम का एक बार बस रीड करा दिया है
बढ़ा दिया है संस्कृति और राष्ट्रीयकरण का। आई होप ये वीडियो आपके लिए फलदायक हो, लाभदायक हो। यही मैं आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।